हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 फार्म बिल्स के बारे में। यानी कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि पिछले 1 साल से किसान दिल्ली के बॉर्डर के चारों तरफ बैठा हुआ है और इन 3 काले कानूनों का प्रोटेस्ट कर रहा है। तो आखिरकार इन कानूनों में है क्या? इन कानूनों की वजह से कभी 26 जनवरी पे जो किसान प्रोटेस्ट करते हैं ये एक हमले के रूप में तब्दील हो जाता है। वहीं अभी हाल ही में इनके ऊपर हरियाणा बॉर्डर पे लाठीचार्ज की जाती है। यानी कि हर 2-3 महीने में ये मुद्दा काफी तूल पकड़ लेता है और उसके बाद इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। तो आज हम बात करेंगे इस बारे में कि आखिरकार इन 3 कानूनों में ऐसा है क्या जिसकी वजह से ना सरकार झुकने को राजी है, ना दूसरी तरफ किसान झुकने को राजी है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको ये नहीं पता कि आखिरकार इसमें गेम चल क्या रहा है या फिर ये मुद्दा है क्या, तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि आखिरकार इन 3 कानूनों में ऐसा है क्या। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इस वीडियो को आप अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तो इस चीज की शुरुआत होती है सितंबर 2020 से, यानी कि पिछले साल सितंबर के अंदर एक बिल लाया जाता है और वो लाते हैं हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुआ करते थे उस वक्त, नरेंद्र सिंह तोमर। तो सबसे पहले किसी भी बिल को लाया जाता है लोकसभा के अंदर। तो किसी भी बिल को एक एक्ट बनाया जाता है 3 स्टेप के थ्रू। तो सबसे पहला होता है कि उसको लोकसभा से पास होना होता है, फिर उसके बाद राज्यसभा से पास होना होता है और उसके बाद उस पर प्रेसिडेंट की स्टैंप लगती है। तो सबसे पहले ये बिल लाया जाता है लोकसभा के अंदर। तो लोकसभा के अंदर ये बिल लाया जाता है 14 सितंबर को और उसके बाद 17 सितंबर को ये बिल लोकसभा से पास हो जाता है। वहीं उसके बाद फिर अगला स्टेप यानी कि राज्यसभा से भी ये बिल 20 सितंबर को पास हो जाता है और फिर उसके बाद लास्ट यानी कि 24 सितंबर को प्रेसिडेंट की स्टैंप इस पर लग जाती है और उसके बाद ये बिल एक एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही फर्क होता है एक बिल में और एक्ट में। तो वहीं जब ये 3 बिल एक एक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसके बाद किसानों के द्वारा इसका काफी ज्यादा विरोध किया जाता है और विरोध इतने बड़े लेवल पे होता है कि सरकार को इसकी उम्मीद नहीं होती है। तो किसान इसका विरोध इसलिए कर रहे होते हैं कि इसमें 2 टर्म ऐसी होती हैं, यानी कि एक तो होता है एसेंशियल कमोडिटीज जिसे हम कहते हैं भंडारण करना, वहीं दूसरा होता है एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आखिरकार एमएसपी क्या होता है। तो आप जहां भी रहते हो वहां के आसपास सिटी में या उस जिले में आपने एक मंडी सुनी होगी कि मतलब सब्जी मंडी होती है या फिर अनाज मंडी होती है। तो वहां पर गवर्नमेंट अपना स्टॉल लगाती है जिसे हम कहते हैं एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इन सब चीजों का जो ध्यान रखती है कमेटी उसे हम कहते हैं एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, यानी कि सरल भाषा में जो मंडी होती है। तो यहाँ पर एमएसपी क्या रोल प्ले करती है? तो जब भी कोई किसान अपना सामान मंडी के अंदर बेचने जाता है तो वहां पर जाकर उस पर 2 ऑप्शंस होते हैं। तो उसमें पहला ऑप्शन उसके पास होता है कि वो अपना सामान किसी व्यापारी को बेच दे, यानी किसी प्राइवेट कंपनी को या कोई ऐसा उनका मीडिएटर हो उसको बेच दे। वहीं उसके बाद दूसरा ऑप्शन उसके पास होता है कि वो सरकार को बेच दे, जिसपे कि सरकार उसको देती है एमएसपी, कि मतलब आपका जो अनाज है उसकी क्वालिटी चाहे कितनी भी खराब हो या फिर कैसा भी हो, लेकिन गवर्नमेंट उसे कम से कम इतने प्राइस पे तो खरीद ही लेगी। तो उसे ही हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो ये तय किया जाता है वो किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट हर साल अनाज की या जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं उनकी एक लिस्ट जारी करती है जिसमें वो लिखती है कि इसका इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अभी यूपी में जो 1 क्विंटल अनाज की जो कीमत है वो है लगभग 1975 रुपए। ये है 2020 की, लेकिन हाल ही में अभी जो बढ़ा के हुई है 40 रुपए वो हो गई है 2015 रुपए। वहीं दूसरी तरफ जो राजस्थान है उसकी कीमत है 1975 रुपए और वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब की लगभग 1925 रुपए। तो ये तय करी जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो बात आती है कि एमएसपी से किसानों को क्या फायदा है। तो एमएसपी से सबसे बड़ा किसानों को फायदा ये है कि अगर उनके अनाज की क्वालिटी खराब भी है, कि मतलब कोई प्राइवेट कंपनी वाला कोई उनका अनाज नहीं खरीद रहा है, उसने कहा कि अगर मैं तो 1500 में या 1600 में खरीदूंगा आपका अनाज, तो वो ये चीज नहीं कर सकता क्योंकि गवर्नमेंट ने एमएसपी सेट करी हुई है। तो इसका मतलब क्या समझे आप लोग कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो उसको मिलना ही मिलना है, कि मतलब 1975 रुपए से ज्यादा का ही खरीद सकता है वो व्यापारी जो प्राइवेट वाला है, क्योंकि अगर 1975 का ही खरीदना होता तो सरकार को ही बेच देता। तो इसीलिए कभी भी प्राइवेट वाली कंपनी जो उसे खरीदने आती है मंडियों में उसे एमएसपी से ज्यादा ही पे करना पड़ेगा अनाज खरीदने के लिए। तो एक माइंड में चीज आती है कि मतलब आखिरकार व्यापारी का फायदा क्या है, व्यापारी क्यों महंगे दाम में एक किसान से अनाज खरीदेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर 1800 रुपए एमएसपी गवर्नमेंट दे रही है,
वहीं एक व्यापारी है वो उससे जो अनाज है वो 2,000 रुपये में खरीदता है। तो इस हिसाब से जो 1 किलो गेहूं की कीमत हुई वो हुई 20 रुपये। और उसके बाद जब व्यापारी उस गेहूं को किसी कंपनी को बेचेगा, चाहे वो आईटीसी हो, चाहे वो आशीर्वाद हो, चाहे वो नेचर फ्रेश हो, या फिर वो पतंजलि हो, तो जब वो कंपनी उस गेहूं को पीस के आटा बनाएगी तो उसके बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर वो अच्छी कंपनी का आटा हुआ तो वो लगभग 50, 60 या 70 रुपए किलो बिकेगा। वहीं अगर थोड़ा लो क्वालिटी का हुआ तो लगभग 40 से 50 रुपए बिकेगा। तो यानी कि जो 20 रुपए का गेहूं था उसकी फाइनल वैल्यू हो गई लगभग 60 से 70 रुपए। यानी कि 40 से 50 रुपए का मार्जिन मिलेगा उस कंपनी को और उस व्यापारी को जिसने बेचा है। तो इसमें किसान को तो उतना ही मिला जितना उसको गेहूं की वैल्यू मिलनी चाहिए थी। फायदा किसका हुआ? व्यापारी का और कंपनी का। तो ये रीजन था जिसकी वजह से जो व्यापारी है वो मंडी में आता है अनाज खरीदने के लिए। तो अब गवर्नमेंट ने क्या काम किया, तो गवर्नमेंट अपना पहला बिल लाती है। जो 3 कानून है उसमें पहला बिल जो है वो ये कहती है गवर्नमेंट कि आप अपना सामान यानी कि अपना जो अनाज है वो डायरेक्ट आप कंपनी को बेचो। मतलब आप बीच में मीडिएटर मत रखो, किसी व्यापारी के थ्रू बेचो फिर वो व्यापारी किसी कंपनी को बेचेगा। इससे अच्छा है आप डायरेक्ट ही उस कंपनी को बेचो ना, अच्छा माल मतलब अच्छा लाभ कमाओ। तो बात तो ठीक है गवर्नमेंट की। मतलब गवर्नमेंट यही कहना चाहती है कि जो 40 से 50 रुपए का मार्जिन वो व्यापारी और कंपनी कमा रही है उसका कुछ हिस्सा किसान को भी मिलना चाहिए। तो क्या मतलब ये 3 बिल जब आए थे उससे पहले किसान नहीं बेच सकता था डायरेक्ट कंपनी को अपना माल? नहीं, ये चीज अलाउड ही नहीं थी। अलाउड इसलिए नहीं थी क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इस चीज की मंजूरी ही नहीं देते थे। बोले उनको क्या दिक्कत है, राज्य सरकारों को इससे क्या मिलता है। क्योंकि किसी भी स्टेट में किसी भी राज्य के अंदर जितनी भी मंडियां होती हैं उससे जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है वो किसको मिलता है? वो मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को। तो एक तरीके से अगर व्यापारी बीच में नहीं होगा तो इस हिसाब से तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है आपकी। बोले मंडियां खत्म हो जाएंगी तो टैक्स कलेक्शन नहीं होगा। बोले हाँ टैक्स कलेक्ट नहीं होगा। तो जब टैक्स कलेक्ट नहीं होगा तो नुकसान किसका होगा? बोले राज्य सरकारों का होगा, स्टेट गवर्नमेंट का होगा। बोले हाँ, तो फिर सड़कों पे राज्य सरकार क्यों नहीं है, सड़कों पे ये किसान क्यों है? बोले हाँ पॉइंट तो समझने वाला है ये। सड़कों पे तो किसान क्यों धरना दे रहा है, नुकसान तो स्टेट गवर्नमेंट का है। तो सड़कों पे किसको होना चाहिए था? स्टेट गवर्नमेंट को। अब स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की जगह किसान क्यों है? इसके पीछे का रीजन बनता है कि जहां भी खेती की जाती है वहां पर एक समय ही खेती होती है, एक समय पे एक जैसी चीज उगाई जाती है। जैसे कि जो अनाज है उसकी कटाई होती है वो होती है मार्च से लेके मई के बीच में। तो यानी मतलब उस एरिया के जितने भी किसान होंगे सब अपना अनाज लेके आ जाएंगे, तो यानी कि बम्पर सेल होगी। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी वहां पे कौड़ियों के दाम खरीदेगी, क्योंकि किसी भी चीज की जब क्वांटिटी ज्यादा होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो जब सारे किसान अपना अनाज लेके जाएंगे कंपनियों को देंगे, तो एक ने तो बोला कि मैं 2,000 रुपये में दूंगा, वहीं एक साइड में खड़ा हुआ उसने कहा कि भाई साहब मेरी बहुत मजबूरी है तो मैं 1,500 में दूंगा। तो इसी को देखते हुए जो कंपनी है वो कौड़ियों के दाम पे अनाज खरीद के ले जाएगी और उसके बाद आटा पीसने के बाद अच्छे से लाभ कमाएगी। तो अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ इसमें? किसान का। तो यही रीजन है कि किसान सड़कों पे है। और जब कंपनियों को माल बिकेगा तो फिर मंडियां किस काम की? तो मंडियां काम की नहीं होंगी तो फिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपना स्टॉल नहीं लगाएगा, स्टॉल नहीं लगेगा तो मंडियां बंद हो जाएंगी, मंडियां बंद होगी तो फिर एमएसपी नहीं मिलेगा। तो मतलब एक तरीके से ये कहना चाहते हो कि अगर किसान अपना माल डायरेक्ट कंपनी को देगा तो उसमें किसान का नुकसान होगा, ये चीज तो हमें पता लग गई। बोले हाँ, तो फिर क्या सरकार ये चाहती है कि किसानों को नुकसान हो? मैंने कहा नहीं। तो फिर मैंने कहा सरकार इसमें अपना रोल प्ले करती है। सरकार क्या कहती है कि जो तीसरा बिल हम लोग लेके आए हैं यानी कि असेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसमें वो ये कहती है कि भंडारण यानी कि स्टोरेज, कि मतलब हमारा जो ये बिल है हम इसमें अमेंडमेंट करते हैं, एक संशोधन करते हैं कि कोई भी किसान अपने पास जो अनाज है कोई भी सब्जी है वो अपने पास स्टोर करके रख सकता है। बोले मतलब? बोले कि अभी बम्पर सेल है, अभी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो वैल्यू कम है, तो सरकार कह रही है अपने पास स्टोर कर लो उस चीज़ को और जब उसकी कमी हो तब निकाल दो और तब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। सरकार का पॉइंट वैलिड है, सरकार अपनी जगह ठीक कह रही है इस चीज़ में।
फिर किसान आता है, किसान इस पे भी काउंटर आर्ग्यूमेंट करता है एक, और किसान कहता है इस पे कि इंडिया के अंदर लगभग 68% किसान ऐसा है कि जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, वहीं 78% किसान ऐसा है जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। तो उनके पास तो खेती करने के लिए इतनी जमीन ही नहीं है कि मतलब जितना वो उस पर उगाते हैं, अगर उन्होंने वो नहीं बेचा तो भाई वो अपना घर कैसे चलाएंगे। जितना वो उगाते हैं आधा वो बेचते हैं, बाकी बचा वो अपने खुद के खाने के लिए, जिससे उनका खुद का जीवन चलता है। तो आप यहां बात कह रहे हो कि उन्हें स्टोर कर लो, तो सीधी सीधी सिंपल सी बात है कि इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, और जहां 70% किसान ऐसा है जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, तो बाकी बच्चों को फायदा किसका है? जो अमीर किसान है जिनके पास खूब जमीन है, फायदा तो उनका है। और अल्टीमेटली सरकार ने जब स्टोरेज करने की बात कह दी है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ किसान ही स्टोर करेगा। जो बड़े बड़े अमीर किसान हैं या जो बड़े बड़े वेयर हाउस हैं, अंबानी अडानी इनके जो वेयर हाउस हैं, उसमें स्टोर किया जाएगा। ये लोग वेट करेंगे इस चीज का कि कब उस चीज का भाव बढ़े। एग्जाम्पल के तौर पे जब प्याज का भाव बढ़ता है तो प्याज आप स्टोर नहीं कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है आप स्टोर कर सकते हो, जब महंगाई हो तब निकाल देना। तो अल्टीमेटली अमीर कौन बना? अंबानी अडानी और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है। नुकसान किसका हुआ? फिर से किसान का। तो किसान का वैलिड पॉइंट है ये चीज कि भाई हम तो इतने पैसे वाले हैं ही नहीं, स्टोर क्या करेंगे? स्टोर कर लिया तो खाएंगे क्या, बेचेंगे क्या, अपना घर कैसे चलाएंगे? बोले हाँ ये बात तो ठीक है। तो अब इसके बाद बारी आती है सरकार की। सरकार अपना यूज करती है ब्रह्मास्त्र। सरकार का ब्रह्मास्त्र ये होता है, सरकार ये कहती है कि हम कब कह रहे हैं कि आप सिर्फ कंपनी को बेचो, हम तो ये कह रहे हैं कि आप कंपनी को नहीं तो मंडियों में बेचो। हमने ये थोड़ी कहा है कि मंडियां बंद हो जाएंगी, मंडियां तो खुली हैं आपके लिए, आपको एमएसपी मिलेगा। तो बोले फिर क्या दिक्कत है? तो या तो फिर सरकार समझा नहीं पा रही है किसानों को, या फिर किसान खुद पागल है कि वो समझना नहीं चाहता है, या फिर दोनों इस वीडियो को देख लें जिसके थ्रू उनको समझ में आ जाएगा। बोले अब क्या होगा इसमें? बोले इसके लिए तो ये लोग नहीं बैठे होंगे 1 साल से यहां पर, और ना गवर्नमेंट झुकने को तैयार है और ना किसान झुकने को तैयार है। बोले अब आगे क्या? तो अब किसान इसमें अपना एक बेहतरीन पॉइंट रखता है। किसान ये कहता है कि आप लोग चाहते हो कि हम अपना माल कंपनियों को बेचें, कंपनियां किसके नक्शे कदम पे चलेंगी? गवर्नमेंट के। बोले आपके कदमों पे चलेंगी जैसा आप बोलोगे। बोले हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आजकल का किसान ना बहुत समझदार और पढ़ा लिखा है। किसान ये कहता है इसमें कि आप लोग हमें 4-5 साल इन कंपनी से बहुत बढ़िया मुनाफा कमा के दोगे, ये बात हमको अच्छे से पता है। और उसके बाद जब हमको इस चीज़ की आदत लग जाएगी कि मतलब हम अपना माल हमेशा कंपनियों को ही बेचेंगे 4-5 साल तक, तो उसके बाद आप धीरे धीरे जब मंडियों में सामान नहीं बिकेगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को नहीं बेचेंगे, तो मंडियां किस काम की? मंडियां बंद हो जाएंगी। बोले मतलब कि मतलब एमएसपी अगर 2,000 रुपये चल रहा है तो जो कंपनी है वो आपसे 2,500-2,800 में माल खरीदेंगे शुरुआत के 4-5 साल। और उसके बाद जब किसान को इस चीज़ की आदत लग जाएगी, जब किसान बढ़िया से 4-5 साल मुनाफा कमा लेगा, उसके बाद मंडियां तो खत्म हो जाएंगी क्योंकि सारा माल तो कंपनी में डायरेक्ट बिक रहा है। तो फिर कंपनियां अपने हिसाब से अपना रेट करेंगी। हो सकता है एमएसपी से नीचे भी चली जाएं, क्योंकि हर साल एक जैसा तो होगा नहीं। तो किसान इसमें बहुत दूर की सोच के चल रहा है। और इस चीज का सबसे बड़ा एग्जांपल है स्विगी और जोमेटो, क्योंकि जब स्टार्टिंग में ये लोग 20 रुपए में, 30 रुपए में, नो डिलीवरी चार्ज, नथिंग, मतलब शुरुआत में बहुत ज्यादा इन्होंने मतलब पब्लिक को अपनी तरफ खींचा था। दूसरा एग्जाम्पल जियो, शुरुआत में 1-1.5 साल तक बढ़िया फ्री से इंटरनेट दिया, हाई स्पीड इंटरनेट, ये 4G वगैरह सब चीज़ इन्होंने करी, जियो फोन जो हो सकता था इनसे। उसके बाद इन्होंने अपने कस्टमर बनाए, और उसके बाद कस्टमर बन गए तो अपने रेट ले आए मार्केट में। तो किसान इसी चीज को काफी अच्छे से समझ चुका है कि अभी शुरुआत में तो हमारा फायदा कराएंगे ये लोग, लेकिन लॉन्ग रन पे ये चीज बहुत खराब है और इसका नुकसान होगा किसानों को। तो किसान इसमें यह कहता है कि अगर सरकार ये चाहती है कि किसानों का फायदा हो, किसानों को एमएसपी से ज्यादा रेट में पैसा मिले, किसानों को 2022 तक उनकी जो इनकम है वो डबल कर दी जाए, अगर ये सब चाहती है और अगर सरकार की नीयत में खोट नहीं है, तो हमको ये चीज रिटर्न में दे दो कि अगर हम अपना माल कंपनी को बेच रहे हैं आगे कुछ सालों तक
और अगर उसके बाद हमारा माल कोई खरीदने को तैयार नहीं है तो मंडियां फिर भी खुली रहेंगी और हमें एमएसपी मिलेगी। ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है किसानों की तरफ से। तो अब एक बात आती है कि गवर्नमेंट को दिक्कत क्या है। गवर्नमेंट ये चीज रिटर्न में दे दे कि हाँ भाई, अगर कल को 4-5 साल बाद तुम मुनाफा कमा भी लेते हो तो उसके बाद हम तुमको एमएसपी तो रहेगी तुम्हारे लिए हमेशा। तुम्हारा सामान कोई नहीं खरीद रहा तो तुम सरकार को बेच दो, एमएसपी ले लो। तो ये चीज रिटर्न में अगर सरकार किसानों को दे देती है या कोई गारंटी दे देती है तो क्या दिक्कत है? आखिरकार सरकार क्यों नहीं दे रही है? इसके पीछे का रीजन मैं आप लोगों को बताऊं। इसके पीछे का रीजन कोई आंतरिक या इंटरनल मैटर नहीं है या फिर किसानों और सरकारों का मुद्दा नहीं है। इसके पीछे का रीजन पता क्या है? इसके पीछे का रीजन है WTO, जिसे कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बोलिए उसका क्या मतलब है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो संस्था है जिससे कि पूरे देश के अंदर जितना भी व्यापार होता है या किसी देश का कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इस चीज़ की जानकारी रखती है कि कोई अपना माल अपनी वैल्यू से ज़्यादा तो नहीं बेच रहा है, ज़्यादा धन तो नहीं कमा रहा है, कोई 2 नंबर का काम तो नहीं कर रहा है। इस चीज़ के लिए कौन सी संस्था बनाई है? WTO। तो बोले WTO को क्या दिक्कत है? बोले कि अगर किसानों को MSP रिटर्न में सरकार ने दे दी, क्योंकि MSP एक एम्बर बॉक्स सब्सिडी है, मतलब ये चीज़ आप रिटर्न में नहीं दे सकते। अगर ये चीज़ आपने रिटर्न में दे दी, इसका मतलब जो सरकार है उसको जो एक्सपोर्ट करेगी वो सामान, उसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। और अगर बाहर के देशों को ये बात पता लग गई कि यहाँ की सरकार अपने किसानों को MSP देती है तो बाहर के देश हमसे व्यापार करना बंद कर देंगे। इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशन और ट्रेड खराब हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से सरकार वहां फंस जाएगी। और इंटरनेशनल रिलेशन और ट्रेड बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में किसी भी देश के लिए। तो यहां सरकार फंस जाती है कि एक तरफ वो किसानों को MSP गारंटी रिटर्न में नहीं दे सकती, लेकिन इस चीज़ के बारे में बोलती है कि मंडियां बंद नहीं होंगी। वहीं दूसरी तरफ जो WTO है वो इस चीज़ का प्रेशर बनाता है कि आप रिटर्न में नहीं दे सकते, आप पे सैंक्शन लग जाएंगे, आप किसी देश से व्यापार नहीं कर पाओगे, आप किसी को अपना सामान एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। बोले वो सब तो ठीक है, ये तो पिछले 1 साल से ही चल रहा है, किसान बैठे हैं और सरकार झुकने को राजी नहीं है ना किसान। तो बोले अब इस चीज़ का सॉल्यूशन कुछ है भी या फिर बस इसमें इतना ही था? इस चीज़ का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस चीज़ का सॉल्यूशन ये है कि सरकार ने कहा है कि 2022 तक हम किसानों की जो आय है, जो इनकम है, उसको डबल करना चाहते हैं। बोले तो अच्छी बात है। मैं कहा हाँ। देखो अगले 4-5 साल किसानों को मुनाफा मिलेगा, तो किसानों को अभी तो जो प्रॉफिट होने वाला है अगले 4-5 साल तक वो ले लेना चाहिए। और जब वो 4-5 साल तक प्रॉफिट ले लेंगे उसके बाद भाई साहब लोकतंत्र आपके हाथ में है। आपके पास इतनी पावर है कि आप वोट के थ्रू अपनी सरकार चुन सकते हो। तो अगली बार जब चुनाव होंगे, क्योंकि 2024 में चुनाव है ना लोकसभा के, तो उससे पहले किसान अपनी शर्त रख देंगे कि भाई ये कानूनों में कुछ बदलाव किया जाए। वो होता है कि थोड़ा सा कॉम्प्रो कर लिया जाए इसमें, कि थोड़ा सरकार की तरफ से कुछ अमेंड किया जाए इसमें और किसानों की तरफ से कुछ इसमें मांगे थोड़ी कम हो जाएं, तब जाके तो ये चीज़ हो सकती है। और अगर ये चीज़ नहीं होती है तो फिर 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं ही, यूनिटी बनी हुई है और चाहो तो इस चीज़ को बदल सकते हो, सरकार बदल लो। किसानों में यूनिटी तो है, पर ये सरकार बदलना और कुछ ऐसे जो बाहर के जो लोग हैं जैसे कि पाकिस्तान, उसको बहुत ज़्यादा वो है कि मतलब किसानों का मुद्दा है तो इसके बीच में खालिस्तान घुसा दो, और या फिर इंडिया स्टेबल नहीं रहना चाहिए, तो वो भी बीच में उंगली करते ही रहते हैं। तो सबसे बेटर तो यही है कि 4-5 साल किसानों को मुनाफा कमाना चाहिए और उसके बाद अगर सरकारों के सामने वोट बैंक का सबसे बड़ी ये स्टैंप रख देनी चाहिए कि भाई ये इसमें अमेंडमेंट करो ये 3 कानूनों में, नहीं तो आपकी सरकार गई। ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। क्योंकि देखो किसानों की बात आती है, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है और किसानों को सपोर्ट इस वक्त कौन करेंगे? किसानों को सपोर्ट वो करेंगे जो है अपोजिशन पार्टी, चाहे वो BSP हो, SP हो, कांग्रेस हो या फिर XYZ कोई सी भी पार्टी हो, क्योंकि सत्ता में BJP है। यूपी में हो नहीं सकता इस चीज़ का विरोध, क्योंकि यूपी में खुद BJP है अभी। तो विरोध कहाँ पे हुआ था? विरोध सिर्फ वहां पे हुआ था जहां पर BJP नहीं है, जैसे कि राजस्थान और पंजाब। तो यही था आज का सारा मुद्दा कि जिसमें कि 3 कानून ऐसे क्या थे जिसकी वजह से जो पंजाब और राजस्थान और वेस्ट यूपी के जो किसान हैं वो दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे इस चीज़ का धरना दे रहे हैं कि इन 3 काले कानूनों को वापस ले सरकार। आई होप आपको ये मुद्दा समझ में आया होगा कि आखिरकार ये मसला है क्या। तो अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि लंग्स ऑफ अर्थ ये टर्म किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, और इसका आंसर हमारा बनता है कि अमेज़न फॉरेस्ट
यानी कि जो साउथ अमेरिका के अंदर जो ब्राज़ील एक कंट्री है उसके अंदर अमेज़न फॉरेस्ट है जो कि इक्वेटर पे पड़ते हैं। उस पर इतनी बारिश होती है कि उसकी वजह से वहाँ पे इतने डेंस फॉरेस्ट हैं कि मतलब सनलाइट भी कुछ एरिया में तो पहुँच नहीं पाती है, और इतनी बारिश होती है जिसकी वजह से जो अमेज़न रिवर है वो पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पानी ले जाने वाली रिवर है। इसीलिए इतने फॉरेस्ट हैं, इतना बड़ा जंगल है, इसलिए उसको लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। और आज का हमारा क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो या फिर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना, और उनको भी ये चीज़ बताना कि आखिरकार 3 कानूनों में ऐसा है क्या। और इसके बाद मैं आप लोगों पे ये चीज़ छोड़ता हूँ कि आपको इसमें क्या सही और क्या गलत लगता है, कि सरकार सही है या फिर इसमें किसान सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।